पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है भाई। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगी बेटा, क्या फ्लो करेगी, करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव, या फिर अपन ऐसे बोल सकते तो सेम डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। मॉलिक्यूल्स का भी लेना देना है नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम्स इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों भी अपोजिट बोल दिया, कन्वेंशनली बोल रहा है ना वो, तो जो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन होती है, पहले ऐसे ही माना जाता था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन में। फिर बाद में ये मानने लगे कि भैया जब बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। तो आंसर जो ऑप्शन होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो, 6.25 10 to the 18 इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। किसी कंडक्टर से पास आउट हो रहे हैं बेटा, तो कितने टाइमिंग क्या है बेटा इसका, 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स है। तो देन द करंट फ्लो इन द कंडक्टर मिली एम्पियर में पूछ रहा है आपसे, कितने एम्पियर में पूछ रहा है, तो पहले एम्पियर में निकाल लेते हैं अपन, क्या करें, एम्पियर में निकाल लेते हैं। 5 इंटू 60 सेकेंड, 5 इंटू 60 सेकेंड कर लेते हैं अपन, है ना। 5 इंटू 60 सेकेंड कर लेते हैं। 5 इंटू 60 सेकेंड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 60 सेकेंड्स। तो आई बराबर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आप जानते हैं कि भाई एक कुलम में, वी नो दैट, यू नो दैट कि भाई एक कुलम के अंदर अगर किसी वायर में, क्या कह रहा हूँ मैं, कि भाई अगर किसी वायर में ऐसे बोला जा रहा है, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो अपन जानते हैं कि भाई अगर एक कुलम में, एक कुलम किसके बराबर होता है, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए किसी वायर में, तो उसमें कितनी करंट, कितना एक कुलम चार्ज बराबर होता है 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये एक कुलम के बराबर होता है, ठीक है। और ये कितने मिनट में पास आउट हो रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि भाई तो इसमें चार्ज कितना फ्लो कर गया बेटा, एक कुलम के बराबर, ठीक है। एक कुलम चार्ज फ्लो कर रहा है क्योंकि एक कुलम होता है 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो I बराबर Q/T आप जानते हैं, Q कितना है बेटा, एक कुलम, टाइम कितना है बेटा, 3 6 18, 5 0 30, सॉरी कितना है बेटा, कितना हो गया ये, 5 6 30, 300 सेकेंड्स। मिली सेकेंड में पूछ रहा है आपसे, तो मिली सेकेंड में क्या निकालेंगे बेटा, मिली सेकेंड मतलब 1/300 इंटू 10 to the power, मिली मतलब 10 to the power माइनस, ये किस में आ गया, एम्पियर में, सॉरी ये किस में आ गया, एम्पियर, 10 to the power ये करंट कितने में आ गई बेटा, एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में क्या करूंगा मैं, 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो 10 to the power मिली एम्पियर, अपन जानते हैं 1 एम्पियर बराबर 10 to the power -3 मिली, या 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर और 10 to the power -3 एम्पियर, सही है। तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 मिली एम्पियर अपॉन 10 to the power -3 बराबर 1 एम्पियर, तो 10 to the power 3 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा बेटा, 10 to the power 3 मिली एम्पियर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 10 to the power 3, क्या लिख सकता हूँ मैं, मिली एम्पियर में मुझसे पूछा है, तो 10 to the power 3 मिली एम्पियर, तो क्या आ जाएगा बेटा ये आंसर, तो 1000 अपॉन 300, तो कितना आ गया बेटा ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.33 एम्पियर, मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा, 3.33 मिली एम्पियर। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है बेटा, 3.34 मिली एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। 3 कॉपर वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया R,
एल और ए, है ना, लेंथ एल दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है बेटा, ए दे रखा है, और एक दूसरी वायर दे रखी है जिसकी जो करंट है उसमें 12 लेंथ दे रखी है और एरिया कितना दे रखा है, हाफ, और एक L/2 दे रखी है और एरिया क्या कर रखा है, डबल कर रखा है। तो पहली वायर का, फर्स्ट वायर के लिए देख लो बेटा, फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, रो L/A, फर्स्ट वायर के लिए हो गया ये तो, है ना। सेकंड वायर के लिए अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, R बराबर, फॉर्मूला तो यही यूज़ करेंगे अपन, रो L लेंथ कितनी है बेटा सेकंड वायर के लिए, 12 है, एरिया कितना है बेटा, A/2 है, तो कितना आ गया बेटा, 4 रो L/A, सही है। तो मतलब पहले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा बेटा, मैंने R मान लिया, इसको R' मान लेता हूँ मैं, तो 4R, सेकंड वायर का कितना हो गया, पहले का 4 गुना हो गया। थर्ड वायर के लिए आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए बेटा, थर्ड वायर के लिए R" निकाल लीजिए, रो L कितना है बेटा, रो L/2 दे रखा है बेटा, L/2, और एरिया कितना दे रखा है बेटा, 2A दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 2A। वहाँ देख लेते हैं इसको, है ना, इसको मैं यहाँ रब करके वहाँ दिखा देता हूँ, थर्ड वायर के लिए उधर देख लेते हैं। देखिए बेटा थर्ड वायर के लिए, देखिए थर्ड वायर के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, थर्ड वायर के लिए आप क्या देख सकते हैं, R', क्या देख सकते हैं, R', रो लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, L/2, एरिया कितना दे रखा है बेटा, 2A, तो R' कितना आ गया बेटा, रो L/A × 1/4, तो कितना आ गया बेटा, ये R' कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया, R' बराबर R/4, सही है, R/4 हो गया, तो क्या लिख देंगे बेटा, R/, तो मिनिमम किसके लिए आ गया बेटा, इसके लिए ज़्यादा है, R है, इसका 4R है, तो W हो गया, मिनिमम पूछा है तो R/4, तो ये पूछा है कि भाई वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो किसके लिए सबसे कम रहेगा, R मिनिमम इसके लिए रहेगा, तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A/2, उसके लिए हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फोर्थ देखो बेटा कि पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 4 ओम, एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, 4 ओम दे रखा है, क्लियर है, और इसको 180 डिग्री के एंगल में बैंड करा दिया गया है, इसको ऐसे, इसको वायर को ऐसे बैंड करा दिया, तो ये मान लो इसका एरिया लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो इस वायर को हम बैंड करा देंगे, मोड़ देंगे 180 डिग्री पर, तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा, डबल, सीधी सी बात है। उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R' मान लिया, R' बराबर रो L/A, लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, L/2 दे रखी है, और क्या दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, जस्ट डबल हो गया इसका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पहले का कितना हो गया बेटा, रो L/A, मान लो पहले का कितना है, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस मानूँ रो L/A, तो R' कितना हो जाएगा बेटा, रो L/A/4, तो कितना हो गया, R' बराबर हो गया R/, कितना आ गया बेटा, R/4, नया रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, R/4, मतलब R कितना दे रखा है बेटा, R को दे रखा है आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये कितना आ गया 4/4, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस, कितना आएगा बेटा, 1 ओम रेजिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ दे रखा है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं P, Q and R कनेक्टेड विद अ बैटरी, when the circuit is closed by means of switch, as it is found that PQR जो है भाई, इसमें अगर करंट आई जाएगी, है ना, करंट आई जा रही है, मतलब 2I जा रही है, तो I इसमें जाएगी और I इसमें जाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर है। तो अगर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जितना रेजिस्टेंस इसका होगा, जिसका रेजिस्टेंस जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर है, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं ये, तो जितनी करंट, अगर आइडेंटिकल बल्ब्स होते हैं तो करंट सेम जाती है उसमें फिर, है ना, तो करंट यहाँ से तो कांस्टेंट ही जाएगी, पर यहाँ से वापस कितने आ जाएगी, यहाँ से वापस आई, यहाँ से भी आई, तो यहाँ से 2I आ जाएगी वापस, तो आप सेम करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर दोनों रजिस्टर में। तो आप देखो, लेकिन इसमें करंट ज़्यादा है, तो करंट ज़्यादा है तो ये क्या बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा भाई, अगर करंट ज़्यादा है तो बल्ब क्या होना चाहिए, ज़्यादा ग्लो करना चाहिए, तो P तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, तो P मैक्सिमम ग्लो करेगा कंपेरिजन टू Q2R, तो P, तो आप देखो क्या R ग्लो ब्राइटली, नहीं, ऐसा नहीं है, PQR ग्लो इक्वली ब्राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि करंट सेम नहीं है, इसमें अलग अलग करंट है, तो Q and R इमीजिएटली बल्ब आउट, मतलब इमीजिएटली बर्न आउट, मतलब जल जाएंगे, ये ऐसा भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, P ग्लोज ब्राइटली, तो सबसे ज़्यादा ब्राइट जो जलेगा वो ये जलेगा बेटा, है ना, और ये सब दोनों जो होंगे वो डिम जलेंगे, इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, P के कंपैरिजन में, ठीक है, डिम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, फोर्थ। सिक्स्थ देख लो बेटा, व्हाट व्हेन अ प्लेन मिरर रोटेट
थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। रे अगर मैं किसी प्लेन मिरर को रोटेट कराता हूँ, क्या कराता हूँ बेटा, थीटा एंगल से रोटेट करा रहा हूँ। कितना एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट करा रहा हूँ। तो जो है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट कर जाती है बेटा, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा के एंगल से रोटेट कर जाती है। क्या दे रखा है, 2 थीटा से। तो आप मिरर को कितना भी रोटेट करो तो उसमें क्या है कि द साइज ऑफ द इमेज, जो साइज ऑफ द इमेज होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्टेड रे मिरर को कितना भी आप रोटेट कराएं तो उसकी साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइज़ कभी भी चेंज नहीं होती, जैसी साइज़ बन रही है उतनी है। अगर डिस्टेंस चेंज होगी ना, मतलब जो साइज़ तो वही उतनी हाइट की बनती है जितना ऑब्जेक्ट हो। कभी उसमें ऐसा नहीं होता छोटी बन जाए बड़ी बन जाए। तो रोटेट कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रिमेन्स द सेम। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका, है ना। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या कह रखा है कि भैया 2 प्लेन मिरर से इंक्लाइंड ये दे रखा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अ रे इंसिडेंट ऑन मिरर M1, मिरर M1 में इंसिडेंट होती है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और रिफ्लेक्टेड रे मिरर M2 से इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू मिरर M1 के, हो गया जैसे आपको फिगर में शो कर रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, तो ये आपको पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना ही चाहिए, है कि नहीं, है ना। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कि ये 60 डिग्री है, आप जानते ही बाय मैथ से कि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो बेटा यहाँ पे देखो आप, ये मैं नॉर्मल खींच रहा हूँ, तो अगर ये 60 डिग्री है तो पूरा 90 हो गया। तो ये 60 है तो बेटा ये कितना होगा 30, और ये 30 होगा तो ये कितना होगा 30, सही है कि नहीं। और ये 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 60। इसको बड़ा करके बता देते हैं आपको। इसको बड़ा करके बता देते हैं ऐसे, देखो कि भाई ये रे ऑफ लाइट जा रही है, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं। देखो ये जा रही है रे ऑफ लाइट, और ये ऐसे जा रही है, और ये ऐसे हो गई। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है। ये 60 डिग्री है तो देखो आप, ये नॉर्मल खींच लिया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये इसमें मैं एक नॉर्मल खींच रहा हूँ। ये 60 डिग्री है तो बेटा ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 30 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो बेटा ये देखो आप, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री होगा तो बेटा ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बेटा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। तो आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर, सिमेट्रिकली अगर अपन प्लेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सिमेट्रिकली मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, सिमेट्रिकली प्लेस ये ऑब्जेक्ट 2 प्लेन मिरर के बीच में, है ना, और इनको थीटा एंगल पे, और ये कैसा ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ये क्या है, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। जब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और ये कितना एंगल पे बेटा 72 डिग्री एंगल पे है, जो है ये 72 डिग्री एंगल पे है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है कोई ऑब्जेक्ट किसी 2 मिरर के बीच में, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो होती हैं 3/60/θ-1। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी बेटा 3/60/θ-1, कोई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। असिमेट्रिकल होता 360/θ होता, ठीक है। तो 360/θ मतलब 72 - 1, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा बेटा 5 - 1, ये आ गया आपका 4। आंसर ऑप्शन क्या आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। अ डेंजर साइन आर रेड वाइल द आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो, बिकॉज भाई रेड का ही क्यों बनाया जाता है, अगर हमको येलो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा अपन को दिखता है कि ज़्यादा हमारी आई जो है वो येलो कलर के लिए सेंसिटिव है ना। तो रेड कलर के ही अपन सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाते हैं, जो डेंजर के सिग्नल होते हैं वो इसलिए बेटा कि स्कैटरिंग इज येलो लाइट इज लेस देन स्कैटरिंग, नहीं ऐसा नहीं, स्कैटरिंग ऑफ येलो लाइट इज लेस देन रेड लाइट, नहीं, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट। भाई अगर वेवलेंथ, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि भैया अगर वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी ना तो उतना ही वो कम स्कैटर होता है, लेस स्कैटर होता है, क्योंकि स्कैटरिंग रिले ने जो दिया था, स्कैटरिंग का क्या बोला था बेटा, स्कैटरिंग जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 है। लैम्डा क्या होता है, किसी भी वेव की लेंथ होती है,
किसी भी वेव की जो होती है ना वो लेंथ होती है बेटा लैम्डा, ये कहलाती है वेव लेंथ। अब वेवलेंथ जो होती है ना बेटा कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड लाइट की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, विबग्योर में अगर आप जाओगे तो आपको मैक्सिमम लेंथ जो वेवलेंथ होगी वो लेंथ मैक्सिमम मिलती है रेड लाइट की और मिनिमम मिलती है वायलेट लाइट की। वायलेट लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ मिनिमम मिलती है, और रेड लाइट की क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम मिलती है। तो स्कैटर जो होगा सबसे कम, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो उतनी ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, कम होती है उससे, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट लेस देन होती है येलो, हैंस रेड लाइट इज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब वो स्कैटर नहीं होगी तो अपन को दूर तक दिखाई देती है कि रेड लाइट अगर स्कैटर नहीं होगी मतलब फैला ही नहीं होगी, तो जब ज़्यादा फैलती नहीं है तो अपन को दूर तक जाती हुई दिखाई देती है। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए रेड लाइट को बनाया जाए ताकि हमें दूर से नज़र आ जाए, या ट्रैफिक उसमें सिग्नल में अगर आप ट्रेन में देखेंगे तो ट्रेन में भी आपको दूर तक वो सिग्नल नज़र आ जाएंगे रेड कलर के, इसलिए क्योंकि वो स्कैटर कम होती है और इसकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लेस देन द येलो, हैंस द रेड लाइट इज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़, ये रीज़न है इसका, है ना। स्कैटरिंग ऑफ येलो लाइट इज लेस देन, ऐसा नहीं होता, ज़्यादा स्कैटर करती है क्योंकि येलो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। क्लियर? रेड वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट, नहीं, ये वेवलेंथ होती तो ज़्यादा है बट जो इसका रेड लेस देन होती है, इसकी स्कैटरिंग जो होती है ना रेड कलर की, क्या होती है, लेस होती है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए पर्टिकुलर रीज़न इसका जो है वो यही होगा। क्लियर है? 10th, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं आप, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये मिरर mm डैश, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल बिटवीन होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर, है ना। क्या होगा ये, एंगल आर, सीधा ही लिख देते हैं इसको। ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई। ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप चेक कर लो कि भाई इंसिडेंट रे और सरफेसेस के बीच में, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में बनता ही नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेसेस के बीच में नहीं, सरफेस के बीच में तो बनता ही नहीं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के जो नॉर्मल होगा ये रहा, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बेटा, ट्विंकल जो स्टार्ट है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन। बार बार वो क्या होता है कि जब जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो क्या होती है कि उसका एटमॉस्फेयर है, उसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, चेंज होती रहेगी, तो कभी वो स्टार्ट तो वहीं होता है लेकिन वो क्या होता है, रे अब उसकी डेंसर मीडियम से तो ज़्यादा वो बैंड कर जाती है कि भाई नॉर्मल से जितनी ज़्यादा बैंड करेगी, बार बार बैंड करती हुई नजर आएगी। तो ये फिनोमिना जो हो रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि बार बार, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होता रहता है उस केस में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वायलेट, येलो और रेड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो वेवलेंथ होती है विबग्योर में, तो वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसके लिए, इस ऐसे जाएंगे ना तो वेवलेंथ जो आएगी वो मैक्सिमम जाती है, मतलब वेवलेंथ की जो मैक्सिमम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे आप तो आपको ये लगेगा कि भाई एक सेकेंड, भाई यहाँ से विबग्योर की तरफ जा रहे हैं तो रेड का क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, लैम्डा मैक्स होता है, मिनिमम किसकी होती है बेटा, लैम्डा मिनिमम। विबग्योर मैंने आपको बताया कि सबसे कम जो स्कैटर होती है वो रेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर होती है, वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है तो वो कम दिखाई देती है आपको। ठीक, तो आप इसमें देख लो कि कौन सा है इसके अंदर, है ना। तो इसको मैं इस भी ध्यान रखना कि भाई ये फ्रिक्वेंसी ऐसे होती है, फ्रिक्वेंसी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, है ना, ऑर्डर ऐसे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी ऐसे होती है ना। अब वेवलेंथ आप देख लो सबसे मैक्सिमम किसकी आ रही है बेटा, रेड लाइट है क्या किसी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम,
ये सबसे दे रखी है रेड लाइट की, फिर उसके बाद किसकी आएगी, येलो लाइट की, फिर वॉयलेट की सबसे कम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपन को, सबसे ज़्यादा रेड लाइट वाला, तो ये ऑप्शन दिख रहा है। फिर वॉयलेट लाइट की नहीं, ये गलत नहीं है, गलत है कि भाई ये ऑप्शन दिख रहा है वॉयलेट लाइट, बाकी तो नहीं है ना। तो लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, और येलो लाइट की उससे कम होती है, और वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कैसे हैं आप? अब हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के पेपर की। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है कि द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, जहां पर पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो गैलियम शीट्स हैं दे आर यूज्ड मोर देन गैलियम वायर्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गैलियम एग्जिबिट्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बट नॉट द मैलिएबिलिटी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? ध्यान से देखिए कि गैलियम एग्जिबिट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। इनको तारों में बदला जा सकता है। अगर इसको तारों में बदला जाता तो हम इसके वायर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते, ना कि इसकी शीट को। और यहां पर ये कह रहा है कि मैलिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये कह रहा है नोट द मैलिएबिलिटी, यानी मैलिएबल नहीं है। तो अगर मैलिएबल नहीं होता तो हम उसकी शीट थोड़ी यूज करते हैं। सो इन दिस केस द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ए इज ट्रू व्हाइल द बी इज इनकरेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सवाल है आपके सामने कि मीथेन की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरीन के साथ, जिससे आपको क्लोरोमीथेल और HCl का मॉलिक्यूल मिलता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर से ये सवाल लिया गया है। और अब वहां पर इस टॉपिक की जो हेडिंग लगाई हुई है वो हेडिंग लगाई हुई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस सवाल को अगर थोड़ा सा और हम अलग तरीके से अगर प्रस्तुत करें तो आप समझ जाएंगे कि असल में ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें CH4 मॉलिक्यूल की, तो CH4 को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब CH4 की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं बच्चों, क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होता कुछ यूं है कि यहां पे होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसकी वजह से क्लोरीन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस क्लोरीन। तो यहां पर ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है कि व्हेन सुगर कम इन द कॉन्टैक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट बिकम्स ब्लैक। तो जब चीनी के अंदर जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो बच्चों ये चीनी जो है वो काले रंग की बन जाती है और एक बहुत ही गंदी सी स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये किस वजह से हो रहा है, ये किस तरीके की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के तौर पे भी काम करता है, यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है किसी भी सबस्ट्रेट में से। तो यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है और ये रिएक्शन जो है वो क्या होगी बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन was heated to redness in the atmosphere of the nitrogen and then on cooling water was added। यानी सवाल में पूछा गया है कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो हम जानते हैं अच्छे से कि मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, कब, जब उसे बहुत ज्यादा गर्म किया जाए। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ करवाते हैं, तो इससे क्या बनेगा बच्चों, एक गैस बनेगी अमोनिया और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो जो गैस यहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, यहां पर अमोनिया गैस। सो इन दिस मैनर द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू आरेनियस कॉन्सेप्ट,
जो हमारा एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस के बारे में बताया गया है। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस इज ए सब्सटेंस दैट, तो बेस बच्चों ये पानी में घुल करके क्या देता है, OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, गिव्स OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। ये बच्चों NCERT क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी हमारे साइंस की बुक का पहला सवाल। वहां पे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम को रगड़ा क्यों जाता है, उसकी सरफेस को रब क्यों किया जाता है सैंड पेपर के द्वारा। तो वहां पे उसका जवाब दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके एक पतली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को अपनी सरफेस पे डेवलप करता है, जो कि इसके फर्दर ऑक्सीडेशन यानी कि इसके कंबशन को, इसके बर्निंग को प्रिवेंट करता है। तो इसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक कहने का इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जो एल्कली अर्थ मेटल्स या एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको जब हम पानी में घोलते हैं तो आपको पता ही है कि वो क्या बनाते हैं बच्चों, बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना दिया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यानी जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा हुआ, बेसिक या एल्कलाइन। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 19 और हमारे सामने है, पूछा गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब कास्टिक सोडा के साथ करवाई जाती है तो उससे क्या बनता है। सो हियर वी नो वेरी वेल कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है जिसका नेचर क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये हुआ कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और इसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो बच्चों ये कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मिक्स्ड ऑक्साइड टाइप कुछ बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। तो इसको फॉर्मूला हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2O, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो दोनों को एक बार जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, Na2Al2NO4। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 4, तो इसका अगर सिंपल रेशियो अगर हम लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, NaAlO2, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। एल्कली मेटल्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट के मेटल याद ही होंगे आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये मेटल्स जो हैं उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहली बात देखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि एक तो मेटल ऊपर से एल्कली मेटल। दूसरी बात है हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यस दिस इज आल्सो राइट। क्यों राइट, क्योंकि एल्कली मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट और लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें ऑक्सीडाइज होने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, इसलिए वो एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, नो, ये बात बिल्कुल गलत है। लिथियम, सोडियम, सीजियम, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो यहां पर जो गलत बात है वो कौन सी है, थर्ड। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि विच आर नॉट, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। एंड दे आर आल्सो सॉल्युबल इन द लिक्विड अमोनिया आल्सो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड as the atomic number of alkali metals increase। तो alkali metals का अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो आपको पता ही है कि alkali metals जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उनकी क्या होगी, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। जैसे लिथियम हैज ओनली 2 शेल्स, सोडियम हैज 3 शेल्स, पोटेशियम हैज 4 शेल्स,
shells means to say orbit I am talking about. So which will increase? So it is ionic radius, क्योंकि metals ये ionic bonds बनाते हैं तो इनकी ionic radius भी मेजर की जाती है. बाकी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, साइज बढ़ने के साथ घट जाएगी. और मेल्टिंग पॉइंट भी साइज घटने के साथ ये जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है. दैट्स व्हाई दीज ऑल विल डिक्रीज बट ओनली द आयोनिक रेडियस इज देयर व्हिच विल इंक्रीज with the atomic number from up to down in a group. Move to the next question. Which one of the following salts does not contains water of crystallization? So let us write their formula first. If I write the formula of blue vitriol, which is also known as copper sulfate, so it is CuSO4 pentahydrate. So it has 5 molecule of water. या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है. अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, सो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट. सो इट हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सिमिलरली अगर हम जिप्सम की बात करें तो इट विल बी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. तो इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. लेकिन अगर हम बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे की बात करें जो कि हमारी मम्मियाँ किचन में काम में लेती हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट. और इसमें किसी भी प्रकार का वाटर ऑफ क्रिस्टल नहीं प्रेजेंट होता. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. और पूछा गया है इन द टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी हमें ये बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, यानी सबसे ज्यादा H+ कौन प्रोड्यूस करेगा. राइट तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे सब में ही एक चीज कॉमन है. यहां पे पूछा गया एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर. तो अगर मैं इनको इंक्रीज करूं ठीक तरीके से तो वाटर जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच कितनी होती है 7. उससे अगर मैं बात करूं कि एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो H+ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो सीधी सी बात है, यहां पर देखते ही पता चल जाता है कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वाटर देन एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वाटर तो यहां पर न्यूट्रली है. इन द व्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज द एल्कली मेटल्स आर. अब जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें क्या टेंडेंसी होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं. अब जब आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे तो जिसको देंगे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन. यानी वो एक बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. सो दे आर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. पेज 2 क्लास 10 बायो. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल सही बात है. प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये भी सही बात है. थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये भी सही बात है. तो आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ. टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन. नेक्स्ट चलते हैं. द कॉमन पैसेज फॉर बोथ इजैकुलेशन फॉर स्पर्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, इससे आपको आसानी रहेगा. किडनी है, यहाँ से एक ट्यूब आती है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से इस तरीके से बाहर. ये क्या हुई, किडनी. इसको लेबल करेंगे तो यूरेटर. ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. और ये क्या है आपका, यूरेथ्रा. उसने पूछा क्या है, कॉमन पैसेज. कॉमन पैसेज किसके लिए, स्पर्म के लिए एज वेल एज यूरिन के लिए. तो वो कहाँ से बाहर आएगा, यूरेथ्रा. तो आंसर क्या आएगा आपका, यूरेटर की लेबलिंग ये है, यूरिनरी ब्लैडर ये है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन सीक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करता है, मेनली फ्रक्टोस. और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा, मिल्की फ्लूइड. आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो स्पर्म है वो इस तरीके से रिलीज हो कि उसको कोई परेशानी ना हो. फ्रिक्शन लेस सर्फेस होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड. प्लस वो मूवमेंट करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे लेगा, वो फ्रक्टोस से. तो ये सारे ग्लैंड हैं, इनका यही रूल है कि इस तरीके से मीडियम प्रोवाइड करेंगे, फ्रिक्शन लेस सर्फेस है उसके लिए फ्लूइड, प्लस एनर्जी के लिए क्या आएगा, फ्रक्टोस.
प्रोवाइड न्यूट्रिशन एनर्जी, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम, इजीली मूव करे, ये भी सही है। ईजियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कौन करता है? सेमिनल वेसिकल्स। तो आंसर फोर्थ। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट पूछे इनकरेक्ट? फंक्शन करेक्ट ही है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not a agent for pollination? Pollination मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। ये आपका एंथर है, ये आपका क्या है? स्टिग्मा। इस तरीके से पोलन उड़कर आएगा, इसी को अपन ने क्या बोला है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के लिए कौन कौन से दोस्त की आवश्यकता पड़ सकती है? एयर, विंड, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। मोस्टली किससे होता है? इंसेक्ट से ही होता है। और कौन सा, कौन कर रहा था? मोस्टली बी। लेकिन सीड से नहीं होगा, तो नॉट पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट, प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी लीफ हो गई, ये आपकी स्टेम हो गई, और ये क्या होगी? आपकी रूट। प्लांट में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाए। तो हर पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। लीफ अलग रेस्पॉन्सिबल है, स्टेम अलग है, तो रूट अलग। तो एक्सचेंज तो तीनों में ही होंगे। ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है तो फास्ट कैरी करके ले जाता है, फास्ट कैरी। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो लीफ, स्टेम, रूट, ये तीनों जो लोकेशन है यहाँ पे एक्सचेंज अपने अपने पार्ट खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, तो देखो लीफ में भी होगा, रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा। किसके द्वारा होगा? स्टोमेटा। रूट और स्टेम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लेंटिकल्स। हालांकि रूट स्टेम में क्या देखने को मिलते हैं आपको? स्टोमेटा भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। करेक्ट पूछा है, चलो फोर्थ आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द रोल ऑफ पोटेशियम KOH, तो लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी है। ये अपन एक बीकर लेंगे इस तरीके से, इसमें रख देंगे अपन प्लांट। लीफ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अपन को ये प्रूफ करना है कि CO2, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, CO2 प्लस H2O आप क्या देगी? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। CO2 की मदद से ही ग्लूकोज बनता है। तो क्या CO2 की आवश्यकता होती है क्या? प्रूफ कैसे दोगे इस बात का? तो आपने एक प्लांट रख दिया है इससे क्लोज बीकर में, और यहाँ पे साइड में आपने रख दिया पोटेशियम KOH। ये KOH सारी CO2 को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। फिर अगर आप ये लीफ लोगे और इसको टेस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ हो तो उसमें क्या बन गई होगी? स्टार्च। और स्टार्च बन गई होगी, और तब अपन अगर आयोडीन डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, ब्लैक में। तो KOH यहाँ पे अपन ने रख दी बीकर में, CO2 ये सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या नहीं, लीफ क्या नहीं बना पाएगा? स्टार्च नहीं बनेगा। और उसके ऊपर अगर अपन आयोडीन डालेंगे तो लीफ के ऊपर प्लस लीफ, तो नो कलर चेंज। क्यों? KOH का फंक्शन क्या है? वो सारी CO2 क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा? स्टार्च। और स्टार्च नहीं बना तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो KOH यूज क्यों कर रहे हैं? रोल क्या है उसका? एब्जॉर्ब CO2 इन दी बेल। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड बाय, इक्वेशन लिख लेते हैं। किसके बारे में पूछा? ऑक्सीजन के बारे में। CO2 प्लस H2O रेज क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस H2O प्लस O2। CO2 क्या देगा? ग्लूकोज, और H2O क्या देगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जा रहा था, ये ऑक्सीडेशन, और ये क्या है? रिडक्शन। H2O की लोकेशन कहाँ पे होती है? ल्यूमन के अंदर। तो पानी टूटेगा तो मिलेगी ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिमूवल, वेस्ट की बात कर रहा है, रिमूवल आउट ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज, क्या देगा आपको? CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी 36 या फिर 38 क्या देगा? ATP। तो CO2 बाय प्रोडक्ट बनती है वेस्ट, इसको अपन क्या कर देते हैं? रिमूव। द रिमूवल आउट ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये इस तरीके से रिएक्शन है, विच यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। ग्लूकोज में कार्बन होती है, उससे अपन एनर्जी बनाते हैं।
विच क्रिएट हार्मफुल एंड यूजफुल बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इन सबको रिमूव करने को अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये तो आसान है। नेक्स्ट चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या करेक्ट, इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी। बिल्कुल सही बात है, इम्पल्स वहीं पहुंचेंगी जहाँ पे उनको पहुंचना है, सारे सेल्स पे नहीं होती, नर्वस टिश्यू वाले पोर्शन पे पहुंचती है। वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड इन अ सेल and transmitted the cell will take some time to rest and mechanism before it can generate and transmit। मान लो ये कोई फ्लेम वगैरह है, इस पे मैंने इस तरीके से हाथ रखा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी, अगर मैं इस तरीके हटा के दोबारा लगाऊंगा तो टाइम लेगी, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीस्टार्ट। एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकती, टाइम तो लेगी। तो दोनों सही है, इनकरेक्ट पूछा हालांकि उसने। द मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे मल्टी फंजाई है नहीं यूज़ करती वो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, गलत, नन ऑफ दीज। तो ये तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। इनकरेक्ट पूछा तो आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट, इन इंस्टेड ऑफ जनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको समझने से पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये न्यूरॉन है इस तरीके से, दो न्यूरॉन के बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा इम्पल्स मैसेज कैरी होगा, इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेंड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ होगी केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोट्रांसमीटर। और वही केमिकल आके इस तरीके से यहाँ पे अटैच होते हैं, दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब जो ये केमिकल्स हैं, इस न्यूरॉन के पास पावर है कि उसको एक्सेप्ट करे, क्या करे, और एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा जनरेट कर ले क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर ना जनरेट कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्टिमुलेटेड सेल जो भी रिसीव कर रहा है सिग्नल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट इट, जैसे इसने डिटेक्ट करा था ना, एक्सेप्ट भी करेगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा क्या करेगा, जनरेट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, देन दे वुड बी एबल टू। मान लो ये कोई सेल है, इसने रिसीव करा इस तरीके से, और ये इस तरीके से केमिकल रिलीज कर रहा है कि ताकि और भी स्टिमुलेट हो जाए, तो ये केमिकल इस पे आएगा, तो ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए उसको, प्लस साथ में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो फर्दर कैरी करे, इंफॉर्मेशन आगे कैरी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड, ऐसा ना हो कि अपने पास ही रखे इसको। तो रिकॉग्नाइज करे इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेप्ट करे, बट कैन नॉट ट्रांसमिट, नहीं होना चाहिए ट्रांसमिट। अपन ने बोला ना कि एक्सेप्ट भी करे और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जनरेट भी करे, यहाँ भी एक्सेप्ट भी करेगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे, इंफॉर्मेशन आगे भी जाएगी। कैन नॉट रिकॉग्नाइज, ये तो वैसे गलत हो गया, रिकॉग्नाइज ठीक है, एंड इवन ट्रांसमिट, हाँ दूसरे भी ट्रांसमिट, तो आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड। रिकॉग्नाइज में ट्रांसमिट हुआ, पर्टिकुलर नहीं, जहाँ पे जाना चाहिए वहीं पे जाएगा वो, तो आंसर क्या आएगा इसका, थर्ड। 35 assertion region, the concentration of oxygen, ये टिप है, ये सन की लाइट है, इस तरीके से पड़ेगी, और टिप पे क्या जनरेट होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही ऑक्सीजन बनता है। लेकिन ये आप ध्यान रखना कि जो डार्क वाला एरिया, ये डार्क एरिया है, और ये वाला क्या है, लाइट, ऑक्सीजन मूव करेगा डार्क वाले एरिया में, और तभी वो उसी क्या करा देगा, इस तरीके से बेंडिंग, सेल इस तरीके से इलोंगेट हो जाएंगे इसके, तभी ये बेंडिंग करा पाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर, बड़ा करेगा, ठीक है, वन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो लाइट से अवे करेगी इस तरीके से, ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन छोटा रहेगा। क्यों ऐसा क्यों रहा, वाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज करा, जहाँ पे डार्क वाला एरिया है, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मूव करेगा डार्क वाले एरिया में, तभी वो क्या करेगा, बेंडिंग क्यों कर रहा है, सेल इलोंगेशन। मान लो एक सेल इस तरीके से होगा, तो उस सेल को इस तरीके से इलोंगेट करा देगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन, फाइटोहॉर्मोन मतलब प्लांट हार्मोन। ये तो आसान है, ग्रोथ भी कराएगा, ठीक है, डेवलपमेंट भी कराएगा, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट बिल्कुल सही है, रेस्पॉन्स टू करवाएगा। दे आर सिंथेसाइज, अगर लाइट होगी तभी तो रेस्पॉन्स करेगा। दे सिंथेसाइज प्लेस अवे फ्रॉम वे दे एक्ट, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है,
मान लो ये वाला पोर्शन शूट का है या स्टेम वाला पोर्शन ले लो, सिंथेसाइज ऑक्सीजन यहाँ पे होता है और रूट की टिप पे, और वो हमेशा मूव करता है डाउनवर्ड बेसिपेटल। तो उसमें क्या लिखा दिया है, सिंथेसाइज एट प्लेस, यहाँ कहीं सिंथेसाइज कर रहा है, एंड अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ पे वो बनते हैं उससे आगे कहीं दूर जाके वो एक्ट करते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन का एग्जांपल है, वो मूव करते हैं ना बेसिपेटल फॉर्म। डी भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दे सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया एक्शन आफ्टर सिंथेसाइज, बिल्कुल सही है ये भी, जहाँ बन रहे हैं उसके अपोजिट में जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। हेलो बच्चों, ये जीनियस जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम हुआ था उसका अपन क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, है ना। तो कोई भी एक रिलेशन पिक कर लेते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन सेम है, बस ग्रेटर और लेस की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखिए यहाँ पर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y, और सामने क्या है, रूट अंडर x प्लस y। ओके, आप देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ कि 2 लेस देन 4 है ना। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, जो कि लेस हो जाएगा 4 के स्क्वायर से, है ना। तो स्क्वायर करने से इनके इनक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, है ना। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 2 रूटर एक्स वाई, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। अभी बीच में हम साइन नहीं दे रहे हैं, ना इक्वल टू का, ना लेस देन का, और ना ही ग्रेटर का। तो आपके सामने क्या दिख रहा है, 2 रूट एक्स वाई, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा ना। तो इधर आया 2 रूट एक्स वाई और इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव नंबर भी बाहर आएगा और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये वाला रिलेशन अपना क्या है, क्लियर है, सही है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसको। अगर मैं इधर ग्रेटर का साइन लगाता, बोथ साइड स्क्वायरिंग करता, तो ग्रेटर जो है वो ग्रेटर ही रहेगा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या आता है अपने पास, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई ग्रेटर देन x प्लस वाई, कैंसिल हो गया, 2 रूट एक्स वाई ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला रिलेशन अपना बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट कोई नहीं, हम सॉल्व करेंगे, है ना। कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू देन। अब अगर आपको पता है रिलेशन ऑफ रूट्स में, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस पी अपॉन ए यानी 1, यानी कि पी आ गया क्या। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात की जाए तो सी अपॉन ए, सी की जगह क्या है यहाँ पर, क्यू, ए की जगह 1 है, यानी कि क्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास पी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है। देन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अपने को चाहिए। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, क्यू है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, ओके, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, अभी भी हमारे पास 2 वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता अपने को, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2q हो जाएगा क्या। अब बोलोगे कैसे,
आपको पता है फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम पी रख देते तो पी का स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्यों रहता है 2 की इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2q स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है q, तो q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से सभी डिफरेंट है, यानी कि इसको ब्रेक करना होगा अपने को, है ना। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इधर, p टू द पावर 4 प्लस 4q टू द पावर q स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस और 2 इंटू 2 4 माइनस 4 p स्क्वायर q एंड माइनस 2q स्क्वायर, ओके, अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर सभी को डिवाइड कर देते हैं ना, और यहाँ देखिए 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो प्लस का 2q स्क्वायर बचेगा, तो p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पर 2q स्क्वायर को q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, माइनस 4 एक q से निकल जाएगा, तो 4p स्क्वायर अपॉन q, 4p स्क्वायर अपॉन q। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, कौन सा आंसर अपना सही है, माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q, p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2, 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन, सही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। कह रहा है कि कंफ्यूज बैंक टेलर ट्रांसपोज द रुपीज एंड पैसा व्हेन ही कैश अ चेक फॉर मानसी। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उसने, ऐसे सोचो आप इस बात को, कि मान लेते कि आप जैसे पैसे की बात करते हो ना, तो रुपए एंड पैसे साथ में होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 रुपये 20 पैसे, है ना, 10 रुपये 20 पैसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, जैसे बोलो कि 15 रुपये 40 पैसे, 15 रुपये 40 पैसे ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये चीज़ है उसके पास कि उसने कुछ इस तरीके से चेक को फिल किया, इस तरीके से उसने चेक को फिल किया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ध्यान से सोचो। यहाँ पर कह रहा है कि उसने सपोज दैट उसने, मैं कुछ इधर जगह कम पड़ेगा इसलिए ऊपर भी लिख रहा है ना, x एंड y, उसने सपोज किया कि मुझे x रुपये एंड y पैसे चाहिए। ठीक है, तो x रुपए में है और y पैसे में है, तो सभी को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसने 100 रुपीज़ यानी 100x प्लस y इतने पैसे का उसने चेक डाला था। ठीक है, लेकिन उसे मिला क्या, अपोजिट चेंज हो गया, है ना, उसे मिला क्या 100y प्लस x मिल गया, है ना। अब देखो क्या है कि उसने क्या किया कि इसमें से यहाँ जो रुपए उसके पास है, इसमें से उसने 50 पैसे खर्च कर दिए। कितने पैसे खर्च किए, 50 पैसे। फिर भी उसके पास क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, फिर भी उसके पास जो बच रहे हैं वो इसका 3 टाइम्स है, तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो बच रहा था वो इसका 3 टाइम्स था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 300x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल टू 100y, ठीक है, प्लस x एंड माइनस 50। हम y को एक तरफ और x को एक तरफ लेके आते हैं, तो y उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 97y, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, x को इधर लेके आएंगे तो 300x माइनस x 299x, ठीक है, 299x प्लस 50। ओके, अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 299x प्लस 50 अपॉन 97। अब देखिए यहाँ पर y को हमने क्या एज्यूम किया था, पैसा, तो जो भी पैसा होगा फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा, जैसे कि 20 पैसे, 40 पैसे, 15 पैसे, है ना,
10 पैसे, 15 पैसे, 18 पैसे, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर फॉर्म में होगा। यानी अगर ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर इसको लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये फुलफिल करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं। 299, 97 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 291 है ना, 291। तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 291x प्लस 8x प्लस 50, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए, अपॉन 97। तो देखो ये तो ये इससे 97 से तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब इसको डिविजिबल कर बनाना पड़ेगा अपने को। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो चलो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 रुपये से अधिक, सॉरी 4 रुपीज़ एंड लेस देन 5 रुपीज़, यानी कि 4 रुपीज़ समथिंग पैसा, यानी x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 50 82। क्या 82 97 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, चलो 8 की जगह हम रख लेते हैं, x की जगह रख लेते हैं 13। ठीक है, तो 13 8 जा 104, 104 प्लस 105 सॉरी 50, 154 जो कि 97 से फिर भी डिविजिबल नहीं है। चलो 18 रख लेते हैं, तो 18 8 जा 18 8 144, 144 प्लस 5 50, 194 जो कि 97 से बिल्कुल क्या है, डिविजिबल है। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 और x रुपीज़, मतलब x क्या है, रुपीज़ है, तो 18 रुपीज़ समथिंग पैसा, तो 18 रुपीज़ से ज़्यादा और 19 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, कम, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एंड एट B, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ओके, A B एंड C। ठीक है, ABC is a right angle triangle at B. ठीक है, ABC is a right angle triangle at B and M and N are the midpoint of, M जो है midpoint of AB है ना, and N जो है midpoint of BC। तो इसके मीडियन को हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया इसे। ठीक है, ओके, तो 4an स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, 4an स्क्वायर, an स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, an स्क्वायर इज इक्वल टू, an स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ab स्क्वायर प्लस bc अपॉन 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ab स्क्वायर प्लस, ठीक है, ab स्क्वायर प्लस bc अपॉन 2 यानी कि bc स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एंड cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cm स्क्वायर है ना, cm स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर यानी ab अपॉन 2, ab अपॉन 2 यानी ab स्क्वायर अपॉन 4 प्लस bc स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दें तो an स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 4 यानी कि 5ab स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 bc स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 4 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 4an स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ठीक है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो अपने पास इस तरह से तो फॉर्म में है नहीं, हाँ LHS तो अपने पास आ गया, तो हम लिख सकते हैं ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5ac स्क्वायर, क्योंकि हम इसकी जगह ac स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है कि देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, tan 30 एंड tan 50। तो आप देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस पी। ठीक है, एंड tan 30 इंटू tan 15 इज इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि क्यू। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, यानी हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है ना।
अब ऐसा नहीं सोचेंगे आपकी 10 15 की वैल्यू निकालें हम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कुछ हम और सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमें 10 तक का सिलेबस है उसमें हमारे पास 0 30 45 60 एंड 90 एंगल के ही बारे में पढ़ना होता है ना, तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताओ, 10 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 10a प्लस बी का फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, ओके, ठीक है। 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख लिया हमने। इसकी वैल्यू क्या अपने पास? माइनस पी अपॉन 1, इसकी वैल्यू क्या है? क्यू है, तो 1 माइनस क्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है, ओके। अपने को क्या चाहिए? क्यू प्लस होना चाहिए तो उसको उधर लेके जाओ। 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, अपने को +2 भी चाहिए तो +2 इधर भी ऐड कर दो और +2 इधर भी ऐड कर दो, तो क्यू माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कोसाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने पास b प्लस सी इज इक्वल टू 11, c प्लस ए इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देखिए, एक ट्रायंगल अपन क्रिएट कर लेते हैं ABC, ठीक है, A B एंड C। cos C की वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको रेशियो देखिए, cos C भी जो देगा वो रेशियो का ही फॉर्म देगा, तो हम इसमें k वगैरह लेट नहीं करते, डायरेक्ट सोचते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके नोमिनेटर को ऐड करूँ तो क्या आएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जबकि इनके डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 25 प्लस 11 36 बटे 2 यानी कि 18। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 है ना, और b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से क्या है? 11। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? a की वैल्यू यानी इस एंगल के सामने वाली साइड हम बात कर लेते हैं ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। उसी तरह c प्लस a की वैल्यू अपने पास 12 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। और a प्लस b की वैल्यू 13 है ना, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5। आपको पता है cos c इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 49 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 7, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा अपने पास? 36, ये अपने पास 11 और ये 49, 60 हो जाना चाहिए, ठीक है। 60 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 7, 2 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। हाँ, 2 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। ये कितने बार में कट गया? 5, तो 5 अपॉन 7, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, दिस देन द इक्वेशन हुज रूट्स है ना x टू पावर 19 इंटू वाई टू बीटा सॉरी अल्फा टू द पावर 19 कॉमा बीटा टू पावर 7, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान देखिए कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी अपॉन ए, यानी कि 1। यहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, तो बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा पुट कर दो, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -1। आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, देन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? चाहे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ओके। इसको इधर लेके आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं? अल्फा -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अल्फा क्यू -1 इज इक्वल टू 0,
दैट इम्प्लाई अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बीटा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अपने पास ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से, है ना। तो ये इधर आ गया प्लस में हो गया, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बीटा क्यू की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा क्यू की वैल्यू, अल्फा क्यू को इधर ले जाएंगे तो बीटा क्यू की वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी, ठीक है, ओके। अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1 एंड बीटा क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर अल्फा, देखिए इधर अल्फा लेके आएंगे, इधर बीटा लेके आएंगे ना, बोथ साइड क्यू करेंगे, है ना। तो अल्फा क्यू की जगह क्या करेंगे? रख देंगे 1 की वैल्यू, तो बीटा क्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या चाहिए? अपने पास रूट्स गिवन है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा टू द पावर 19, है ना, प्लस बीटा टू द पावर 7, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा टू द पावर 19 इंटू बीटा टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। तरीका यही है अपने पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 19 को क्या लिख सकते हैं? अल्फा क्यू की पावर 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 7 क्या लिख सकते हैं? बीटा स्क्वायर बीटा टू द पावर 3 2 इंटू बीटा, ठीक है, ओके, एंड एक्स प्लस सेम वे में हम इधर भी लिख सकते हैं अल्फ़ा 3, है ना, 6 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा क्यू जहाँ जहाँ वहाँ 1 पुट कर दे, बीटा क्यू जहाँ जहाँ 1 पुट कर देते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है अपने पास? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन 4 इज द राइट, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 क्या है अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये एक सीक्वेंस है, इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, सीरीज है। तो 1/1 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। देखो 1 इंटू 2 तो अपने एलसीएम आ जाएगा, है ना, 2 1 जा 2 1 1/2 प्लस इस तरह 1/2 इंटू 1/3 को 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, लास्ट पहले का लास्ट दूसरे का फर्स्ट, पहले का लास्ट सेकंड का लास्ट तीसरे का फर्स्ट, ऐसे कैंसिल होता जा रहा है ना। तो अपने पास बचेगा क्या? यहाँ से 1 बच जाएगा और माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो n प्लस 1 तो अपने एलसीएम आ जाएगा, है ना, और ये जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कट जाएगा। अपने पास क्या होगा? n/n प्लस 1, n/n प्लस 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, विथ वर्टिसेस आपके सामने गिवन है। किसी ट्राइंगल का इन सेंटर अपने को फाइंड करना है। इन सेंटर का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोग को बताऊं 1 एंड √3, ठीक है। चलिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 माइनस 0 2 आएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। 2 माइनस 1 1 एंड √3 माइनस 0 3 3 प्लस 1 4 √4 इज इक्वल टू 2। इन द सेम वे इधर भी क्या आएगा? 2। ये कैसा ट्रायंगल बनना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इन सेंटर को हम एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, है ना, आई फॉर इन सेंटर, है ना। तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? x1 a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला है ना, इन सेंटर फाइंड करने का, a b c, ठीक है। तो a इंटू x1, a कितना अपने पास 2, यानी x इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है, फिर क्या होगा? 2 इंटू 1, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 अपॉन क्या होना चाहिए अपने पास?
2 प्लस 2 प्लस 2 A1 प्लस A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, ठीक है, 6 अपॉन 6 है ना, इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1 है ना, x की वैल्यू 1 ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में, ठीक है। अब y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं ना, तो √3, तो 2√3 प्लस, ठीक है, 2√3 प्लस 0 इंटू 2 0 एंड प्लस 0 इंटू 2 0, तो 0 प्लस 0, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर दिया, अपॉन 6, तो 2√3 से 6 कितने टाइम्स में आएगा √3 टाइम्स, तो 1 एंड 1 अपॉन √3, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लेट दिस ओ पी एंड क्यू बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, ओ पी क्यू बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ओ जो है अपने पास क्या है 0 0, ठीक है, पी के अपने पास 3,4, ओ पी एंड क्यू, क्यू के अपने पास 6 एंड 0, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आर एक पॉइंट है जो कि इनसाइड है ना, आर एक पॉइंट, और कह रहा है ऐसा कि इसके जो ट्रायंगल्स ये बन रहे हैं ये सभी का एरिया क्या है इक्वल है, ठीक है, सभी का एरिया क्या है इक्वल है। तो आपको पता ही है कि ये कौन सा पॉइंट है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट सेंट्रॉयड है, क्योंकि सेंट्रॉयड ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रायंगल के एरिया को 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है ना। तो सेंट्रॉयड निकालने का आप सभी को अच्छा तरीका पता है, x प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 यानी कि 0 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 3 यानी कि 9 अपॉन 3 है ना, 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, x कोऑर्डिनेट 3 हो गया अपने पास है ना, एंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 0 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन 3 यानी कि 4 अपॉन 3 है ना, तो क्या हो गया 3 एंड 4 अपॉन 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या, ये जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें। ये अपने पास AP का टर्म है, ठीक है, तो AP का टर्म अपन कैसे करेंगे फाइंड? देखिए 3 5 7 और n, ठीक है, और 5 8 11 और 10, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इन AP का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स n/2, ओके, 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस t, ठीक है। तो चलिए इसका यूज करते हैं, यहाँ पर n है तो n/2, ओके, 2a, a की जगह क्या यहाँ पर 3, तो 6 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है, अपॉन यहाँ पर भी अपने पास 10 ही टर्म है तो 10 अपॉन 2, ओके, 2a यानी कि 10 प्लस 10-1 यानी कि 9, कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये अपने पास 5 हो जाएगा है ना, और ये अपन देख पा रहे हैं 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में n इंटू 3 प्लस n-1, ओके, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास? यहाँ पर देखिए 5 7 जा 35 इंटू 9 3 जा 27 प्लस 10 37। अब इसको आगे थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इधर है ना, तो क्या आएगा n² है ना, और 3 - 1 2, तो 2n, n² प्लस 2n माइनस इधर लेके आएंगे 35 इंटू 37। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 का डिफरेंस इधर भी है, 2 का डिफरेंस इधर भी है ना, तो मल्टीप्लाई करके फिर ब्रेक करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो हम इसे ब्रेक करेंगे प्लस के 37n में और माइनस के 35n में, तो n की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 35 एंड माइनस 37, ठीक है। तो 35 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि टर्म्स अपने नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव टर्म्स होते हैं ना, तो 35 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 अपॉन, ठीक है, √10 को √10 ही रहने दो है ना, प्लस √20 को क्या लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं क्या है ना, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है, प्लस √40 को लिख सकते हैं 2√10, ओके, एंड माइनस 125 तो 5√5, ठीक है। तो देखिए 2√10 प्लस √10 15 अपॉन है ना, तो 3√10 और माइनस 3√5, ठीक है, 3 कॉमन करके इधर 5 टाइम में क्या कर लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 अपॉन क्या बचा अपने पास √10 माइनस √5, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे √10 प्लस √5 से
ऊपर नीचे ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 10 का स्क्वायर 10 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 10 माइनस 5 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या 5, कैंसिल। आपके पास बचा क्या रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 5, यहाँ से रूट अंडर 5 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि अपने को आंसर की तरफ जाना है। तो यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 2 एंड प्लस 1, तो रूट 5 इंटू रूट अपने पास ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहा आपका 10th क्लास का मैथ का सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएस एग्जाम फेज 2 का 10th क्लास का मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग की जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ अपोजिट टू 2, मतलब 2 के अपोजिट आपको देखना है। तो इसका सीधा सा तरीका होता है, कोई भी हम 2 ऐसे डाइस सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक नंबर क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो मैं देखता हूँ फर्स्ट और सेकंड डाइस को, देखो 2 3 6 और यहाँ पर क्या है 3 6 5, तो यहाँ पर 2 नंबर एक साथ भी कॉमन आ रहे हैं। देखो 3 6 इसमें भी है और 3 6 इसमें भी है, इसका मतलब ये डाइस हमारे कोई काम का नहीं है। हमारा सॉल्यूशन 2 डाइस से आ गया, इसको बोलते हैं 2 नंबर कॉमन ट्रिक। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका नाम होता है 2 नंबर कॉमन ट्रिक। 2 नंबर कॉमन ट्रिक हमें क्या बताती है कि जो 2 कॉमन नंबर है उनको छोड़कर उनके अलावा जो रिमेनिंग नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रिमेनिंग नंबर क्या बच गया यहाँ पर, इस डाइस में तो बच गया 2 और इस डाइस में क्या बच गया 5। इसका मतलब यह है कि 2 और 5 एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, अपोजिट माने जाएंगे। तो हमें क्या पूछा है, 2 के अपोजिट बताओ, तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया 5, 5 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्यूब से पूछा गया है। ए क्यूब ऑफ 7 into 7 into 7 centimeter side is colored with red, green, yellow, black, pink and violet, then it is cut into 1 centimeter small cubes। तो इसमें हमें क्या करना है, पूछा क्या, देखो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 2 साइड कलर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर की वैल्यू होती है बिगर क्यूब साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब साइड, बिगर क्यूब साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब साइड। बिगर क्यूब की साइड क्या है, 7 into 7 into 7 का मतलब बड़े वाले क्यूब की साइड 7 है और जो स्मॉलर क्यूब साइड है उसकी साइड क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। n की वैल्यू हमारे पास आ गई तो फिर उसमें बेसिक फॉर्मूले लगते हैं। हमें क्या पूछा है, 2 साइड कलर्ड, तो ध्यान रखना 2 साइड पेंटेड, जब भी 2 साइड पेंटेड क्यूब आपको पूछा जाए, 2 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 12 into n minus 2, 12 into n minus 2। तो वैल्यू पुट कर दो n की, 12 into n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 minus 2, तो 12 into 5 कितना आ जाएगा 60, तो 60 इज द राइट आंसर। तो 60 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। इसका मतलब जो 2 साइड कलर्स क्यूब होंगे वो 60 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच आर एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, देखो एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 सरफेस वाले भी इंक्लूड होंगे इसमें, 2 सरफेस कलर्ड प्लस 3 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड प्लस 3 सरफेस कलर्ड, ये दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। अभी हमने सीखा था 2 सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है 12 into n minus 2 और प्लस 3 सरफेस कलर्ड फिक्स होते हैं, 8 होते हैं। ये कॉर्नर क्यूब होते हैं और एक कमरे में कितने कॉर्नर होते हैं किसी क्यूब में, 8, तो हमेशा ही फिक्स होता है डाटा, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब हमेशा 8 होते हैं। तो ये भी हमने सोल्व किया था 60
प्लस 8 तो टोटल कितना हो जाएगा 68। तो किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कैलेंडर से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2013 डिड वेडनेसडे फॉल, मतलब मार्च 2013 में वेडनेसडे किस किस डेट को आएगा? तो इसका सीधा सा तरीका है, पहले 1 मार्च का डिसाइड कर लो आप। पहले आप ये पता कर लो कि 1 मार्च 2013 को कौन सा डे आता है, उसके रेस्पेक्ट में हम पता कर लेंगे पहला वेडनेसडे कब आएगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, तो डेट क्या है हमारे पास 1। फिर हम लिखते हैं मंथ कोड, मंथ कोड 12 होते हैं, कौन कौन से 144 025 036 146, ये हमें याद रखना पड़ता है, ये मंथ कोड होते हैं। और यहाँ पर मार्च का कोड का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड होगा 4। तो डेट प्लस मंथ कोड, उसके बाद में लिखते हैं लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या होता है 13। फोर्थ जो टर्म आता है वहाँ लिखते हैं हम लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट लिखेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 13 को 4 से डिवाइड करो, क्वोशेंट कितना आएगा 3। रिमाइंडर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान रखना ओनली क्वोशेंट। तो 13 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट आ गया 3। लास्ट टर्म होता है उसको लिखते हैं हम सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे बनाते हैं हम, लास्ट में 00 बना लो आप। देखो सेंचुरी कोड का मतलब क्या है, ये कौन सी सेंचुरी है, लास्ट में 00 लगा लो। तो ये तो क्या है 2000 सेंचुरी है। तो सेंचुरी कोड क्या होते हैं 4 होते हैं, कौन कौन से 0 2 4 6। ये कैसे डिसाइड होते हैं, किसी भी सेंचुरी को 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 300 बचता है तो हम कोड लेंगे 0, 200 बचता है तो कोड लेंगे 2, 100 रिमाइंडर बचता है तो कोड लेंगे 4 और 0 रिमाइंडर बचता है तो कोड लेंगे 6। तो यहाँ 2000 इसको 400 से डिवाइड करो, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और 0 का कोड क्या लेंगे हमें 6। तो इसका सेंचुरी कोड क्या है 6। और फिर पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे हमें 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद हम फाइनल रिमाइंडर चेक करते हैं। देखो फाइनल रिमाइंडर इसका क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर इसका ध्यान से देखो आप। पहले इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7 कितना 6, 6 + 3 9 और 6 15 20 आ गया। तो 20/7 बताओ फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा इसका 6 आएगा। और फाइनल रिमाइंडर जब 6 आ जाता है तो 6 का मतलब होता है फ्राइडे। ये ध्यान रखना, फाइनल रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो 1 का हम लेते हैं संडे, 2 बचता है तो उसका मंडे, 3 का वेडनेसडे, इस तरीके से, और 6 होता है तो उसका हम फ्राइडे लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्च का हमें पता लग गया, जो 1 मार्च है इसका है फ्राइडे। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा वेडनेसडे कब कब आएगा। तो फर्स्ट वेडनेसडे कब आएगा बताओ, 2 मार्च को क्या आ जाएगा फिर सैटरडे, 3 मार्च को क्या आएगा संडे, 4 मार्च को क्या आ जाएगा बताओ मंडे, 5 मार्च को क्या आ जाएगा ट्यूसडे, और 6 मार्च को क्या आ जाएगा वेडनेसडे। तो हमें पता लग गया पहला वेडनेसडे आएगा 6 मार्च को। और हमें यही पूछा है कि वेडनेसडे कब कब आएगा, किस किस डेट को आएगा। तो पहला आएगा 6 को, तो 6 किस ऑप्शन में है, इसी में है। पहला 6 को आएगा, आगे 7 प्लस करते जाओ तो किस किस डेट को आएगा 6 13 20 27। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 क्लॉक मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। इसका मतलब है वो टाइम हमें डिसाइड करना है, वो टाइम हमें बताना है जिस टाइम पे दोनों हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब उनके बीच का जो एंगल है थीटा है वो कितना डिग्री बनना चाहिए 0 डिग्री बनना चाहिए। तो इसका एक कंसेप्ट होता है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, जो पर्टिकुलर जो टाइम होता है उसका एक कंसेप्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है। टाइम होता है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड के लिए थीटा हमेशा क्या लिया जाता है 0 लिया जाता है। एच का मतलब होता है यहाँ पर आवर पार्ट,
हमें 6 और 7 के बीच में टाइम पूछा गया है, तो जो स्मॉल आवर पार्ट होता है उसको h लेते हैं। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू होगी, ध्यान रखना h हमेशा स्मॉल आवर पार्ट लेते हैं। स्मॉल आवर पार्ट कौन सा है, 6 और 7 के बीच में, तो आवर यहाँ पर h की वैल्यू 6 ली जाएगी। तो सोल्व कर लेंगे हम आसानी से। देखो 2/11 30h, h की वैल्यू यहाँ पर 6 है और प्लस माइनस थीटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 0 का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो 2/11 ये कितना आ गया 180। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 360/11। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा है, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, तो 32 8/11। और ये जो डाटा आता है वो किस में आता है, वो हमेशा ध्यान रखना मिनट्स में आता है। इसका मतलब ये हुआ 6 और 7 के बीच में ये ऐसा टाइम आएगा, दोनों हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 6:32 8/11 मिनट पर ऐसा होगा। तो किस ऑप्शन में है, 6:32 11/11, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। पहले इसको हम समझते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज ही का मतलब क्या, यहाँ पर ही यहाँ पर मेन के लिए यूज होता है, तो ये ही वर्ड मेन के लिए आया है। इसका मतलब है ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन। तो यहाँ पर माई का मतलब क्या है, माई यहाँ वुमन के लिए यूज हुआ है, तो ये माई आया है वुमन के लिए। तब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब रहता है माई मतलब, एक नंबर दे लो इसको, माई मतलब वुमन की मदर इन लॉ का ओनली सन और उसका डॉटर, उसकी डॉटर और उसका ओनली सन, वही कौन है, मेन है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वुमेन की मदर इन लॉ के ओनली सन की डॉटर का जो ओनली सन है वही मेन है। तो इसका फैमिली चार्ट पहले हम बनाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो फैमिली चार्ट कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा माई से। तो माई वर्ड किसके लिए आया है, विमेन के लिए आया है। ये देखो विमेन, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। विमेन की मदर इन लॉ कौन होगी, इसके हस्बैंड की मदर, तो ये होगी विमेन की मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का ओनली सन कौन हो गया, ये खुद ही हो गया। ओनली जो सन है उसकी डॉटर कौन हुई, ये इसकी क्या हो गई, डॉटर हो गई। और डॉटर का ओनली सन ये हो गया, ये 5 नंबर हो गया। और यही कौन है, ही का मतलब ये जो 5 नंबर है यही किसको डिनोट कर रहा है, यही मेन है। अब हमें पूछा क्या गया है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू विमेन। ये जो मैन है इस विमेन का क्या लगा, तो विमेन के तो ये तीसरी पीढ़ी में चला गया, अगर थर्ड जनरेशन में चला गया तो वो ग्रैंड सन होगा। वैसे देखें तो ये क्या है, ये इसकी जो डॉटर है उसका लड़का है। हिंदी में इसको दोहिता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो थर्ड पीढ़ी में चले जाते हैं वो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो मैन है इस विमेन का क्या लगेगा, ग्रैंड सन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये नंबर सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले इस सीरीज को मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि हम लॉजिक को आसानी से फाइंड कर सकें। देखो बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब भी बीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो लॉजिक का पता करने के लिए हम डिफरेंस मेथड का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, 5 में से 3 गया 2। अब ये डिफरेंस पता नहीं है, ये डिफरेंस हमें पता नहीं है, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ कितना डिफरेंस आएगा यहाँ आएगा 65, इसका आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 257। अब हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को फाइंड करेंगे। देखो यहाँ हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक बन रहा है। ये 16 का स्क्वायर है प्लस 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है और उसमें प्लस 1 और ऐड हो रहा है। और ये देखो 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से लॉजिक बन गया 16 का स्क्वायर फिर उसका हाफ हो गया 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या बनेगा
1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता भी क्या है, 2 होता है। इसका मतलब लॉजिक का पता हमें लग चुका है। इस बॉक्स में क्या आएगा फिर, इस बॉक्स में आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5, इस बॉक्स में क्या आएगा फिर 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। अब हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, 3 प्लस 2 5 होता है, तो 5 में हम 5 ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10, तो 10 इज द राइट आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो 10 प्लस 17 कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो 10 है। 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी नंबर सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम कैसे पता करते हैं। देखो पहले इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, 1 2 6 17 क्वेश्चन मार्क 157.5। जब भी डेसिमल आ जाए तो वहाँ पर मल्टीप्लाई की सीरीज के साथ कुछ प्लस माइनस चलता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। देखो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, 1 1 जा 1 प्लस 1 2, और हमें तो डेसिमल तक पहुंचना है, तो डेसिमल तभी आता है जब 0.5 आगे इंक्लूड करते जाते हैं। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद 0.5 ऐड करो 1.5 से। देखो 1.5 2 जा 3 हो गया, और 6 बनाने के लिए प्लस 3। आगे देखो 1.5 के बाद में 2, अब 6 2 जा 12 फिर 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक का हमें पता लग गया है। पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 1.5 से, फिर 2 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, और प्लस क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पर 7। तो हम 17 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 7 करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा 49.5। क्योंकि हमें पता है 17 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.5 आएगा, और प्लस 7 करते ही 49.5। किस में है 49.5, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको आगे वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको आगे वेरीफाई करोगे तो 2.5 आगे इंटू 3 होगा, और 7 ये 9 हो जाएगा। तो 49.5 किस ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन मिसिंग टर्म से है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ये क्या है, 3 4 5 6, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। देखो एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 5, इसका एलसीएम आ रहा है 60। इसका एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ 2 4 8 एंड 6, इनका एलसीएम आ रहा है 24। तो हमारा आंसर इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 5 3 एंड 7, इनका एलसीएम कितना आएगा 210। तो 210 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये मिसिंग टर्म का अच्छा क्वेश्चन था। कई बार हम लॉजिक लगाते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनमें एलसीएम का लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो आउटसाइडेड नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब लिखे होते हैं तो पहले उनका हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करते हैं, वहीं से हमें लॉजिक का पता लगता है। तो पहले हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं। 100 का स्क्वायर रूट 10, 25 का 5, 100 का 10, 25 का 5। इनको हमने ऐड करके देखा तो कितना आ गया 30। लेकिन हमारे पास तो 6 है, तो हम ऐड करके इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो लॉजिक का पता लग गया है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है इनका स्क्वायर रूट करके इनको ऐड कर देंगे और फाइनली डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो सेम इसमें भी पैटर्न फॉलो करेगा, इसमें भी पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। ये देखो 36 आंसर में आ रहा हूँ मैं सीधा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इन सब का सम करेंगे हम, तो सम कितना आ जाएगा 10 + 10 20 आ जाएगा। और फिर इसको फाइनली 5 से डिवाइड भी करना है, और इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 4। तो 4 किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें हम ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी अंदर वाला पैटर्न आप देख पा रहे हैं,
जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का डबल कर दो आप। 8 का डबल क्या होता है? 16। तो इस पैटर्न में हमेशा 16 ट्रायंगल होते हैं। तो ऐसी दो लेयर बन रही है। दो लेयर कौन सी बन रही है? देखो एक लेयर तो ये है, तो 16 तो इस लेयर के हो गए, और एक लेयर ये है तो 16 ये हो गए। तो 32 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से समझो, जब भी ऐसा डायग्राम होता है आप जानते हैं इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 1 2 और एक पूरे वाला, तो इसमें 3 बनते हैं। तो ऐसे कितने हैं? देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 3 4 जा 12 और हो गए। अब कितने हो गए हमारे पास ट्रायंगल? देखो कितने हो चुके हैं। 32 + 12 कितना हो गया? ये तो कितने हुए? 44 ही हुए। अब ऐसा नहीं कि 44 आंसर कर दिया, इसमें कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको हमें मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो देखो कौन से ट्रायंगल हमें दिखाई नहीं दिए। जब भी ऐसा प्लस साइन बनता है, प्लस, तो प्लस साइन बनने से एक ट्रायंगल देखो ये एक्स्ट्रा बन गया इन दोनों को मिलाने से, और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो 2 ये बन गए, यहाँ प्लस साइन बन रहा है, तो 2 ये बन गए, 4 यहाँ प्लस साइन बन रहा है, 2 ये बन गए 6 और यहाँ प्लस साइन बन रहा है, तो 2 ये बन गए 8। तो 8 ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा और बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गए 8, तो 44 + 8 कितना आ जाएगा? 52। 52 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें भी हमें ट्रायंगल ही पूछे हैं, तो इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे? देखो इसमें कैसे ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, ये हम सबको पता है। 1 2 3 4 इसमें कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, तो 32 तो सबको ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें देखो कुछ जंक्शन बन रहे हैं। जंक्शन समझते हो? 2 स्क्वायर जब पास पास आते हैं तो इस तरीके से जंक्शन जनरेट होता है। देखो एक ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, एक ऊपर की तरफ, तो एक जंक्शन से 2 ट्रायंगल बनते हैं, और यहाँ जंक्शन बनेगा इससे 2 बनेंगे, यहाँ जंक्शन बनेगा इससे 2 बनेंगे, और यहाँ जंक्शन बनेगा इससे 2, तो 2 4 6 8, तो 8 यहाँ पर जंक्शन से बन गए, तो 44 तो आपको सबको दिख गए। अब 4 ट्रायंगल देखो इसमें एक्स्ट्रा और कौन से बनते हैं? जैसे ये पूरा बड़ा स्क्वायर है, जब इसको आप डायगोनली कट करोगे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 2 ये डायगोनली हो गए। अब जरूरी नहीं कि आप डायगोनली इसको ऐसे ही कट करें। अगर आपने इसको डायगोनली ऐसे कट कर दिया, पूरा ऐसे कट कर दिया, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 ट्रायंगल और बन गए, तो +2 और हो गए। तो फाइनली टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 32 + 8 40 +2 42 +2 44, तो 44 इज द राइट आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर।